अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है आपने। बैक्टीरिया जो है किस तरह जो है रिप्रोडक्शन करता है, किस तरह अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बाइनरी फिशन। ये हमने पहले भी देखा था कि बाइनरी फिशन जो है किस तरह होती है। सिंपल पहले मैकेनिज्म समझ लें, फिर इसको पढ़ते हैं वहाँ से। ये एक डॉटर सेल है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में बाइनरी फिशन हुई, बाई मीन टू बाइनरी फिशन, यानी जिसमें एक सेल दो में टूट जाता है। ये एक सेल है, कितने में टूट गया? दो के अंदर। एक ये डॉटर सेल बन गया, एक ये डॉटर सेल बन गया। अब आते हैं एग्जैक्ट इसके मैकेनिज्म की तरफ। बाइनरी फिशन होती किस तरह है? अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक पेरेंटल सेल है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। अब अगर यही डॉटर सेल अगर हम ले लें तो यही डॉटर सेल इसमें भी बाइनरी फिशन हो सकती है। सबसे पहले इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइज़ में इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ जेनेटिक मटेरियल आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइज़ में इनलार्ज हो गया है, जेनेटिक मटेरियल बड़ा हो गया है। दूसरी स्लाइड में अगर आप देखें, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। पहले तो वो साइज़ में बड़ा होगा और फिर वो जो उसके क्रोमोसोम होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। यहाँ क्रोमोसोम एक था, यहाँ उसका जेनेटिक मटेरियल एक था, लेकिन यहाँ उसके क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल दो हो गए। अगर तीसरी स्लाइड में देखें तो सेल मेम्ब्रेन कह रहा है कि पिंच, यहाँ से जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्लीवेज फैरो जिसको कहते हैं, यहाँ डिप्रेशन एक गड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये अगली स्लाइड में ये बहुत डीपली चला जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर से साइटोप्लाज्म को डिवाइड करा देगी दो के अंदर, और इक्वल डिवीजन ऑफ जो है वो जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल भी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, एक सेल से दो डॉटर सेल। दिस इज सिंपल बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए ख़ास और कोई तरीकाकार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मोस्टली बच्चे इसको एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। ग्रोथ एक अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन एक अलग चीज़ है। मैंने दोनों चीज़ों को एक ही यहाँ आपके स्क्रीन के सामने मैंने मैनेज किया हुआ है। मैं ग्रोथ भी आपको दिखाता हूँ, ग्रोथ क्या चक्कर है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें बैक्टीरिया जो है अपनी नस्ल बढ़ाता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ थ्योरेटिकली जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि बैक्टीरिया ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ कह रहा है कि ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो ग्रोथ का मतलब है जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है। ये देखें, एक सेल था, दो सेल बन गए, दो से चार बन गए, चार से आठ बन गए, 16 बन गए। तो ये जो है इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है, और ये इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है। बैक्टीरिया कह रहा है कि इस लाइन से कंफ्यूजन है ना। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन वो तरीकाकार है। बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। इन बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में मैकेनिज्म क्या है एग्जैक्ट, यहाँ मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पेरेंट सेल इन लार्ज। सबसे पहले जो पेरेंट सेल है वो इन लार्ज होगा। पेरेंट सेल इन लार्ज हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल लार्ज हुआ, सेल लार्ज हुआ, तो अंदर जो क्रोमोसोम थे ये भी डुप्लीकेट हो गए। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पिंच होगी। तीसरे पॉइंट में इनवर्ड एट सेंटर, इनवर्ड सेंटर से इनवर्ड होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ चौथे पॉइंट में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर मटेरियल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि सेल वॉल ग्रो इनवर्ड टू सेपरेट द इनटू टू। अब जो इसकी बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल अंदर की तरफ इस तरह ग्रो करते करते जो है ये आपस में यानी फ्यूज़ हो जाती है। तो कह रहा है कि यानी एक से दो सेल बन गए। तो ये किस तरह बने, ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपके सामने था। तो एक्चुअली मैं इसको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिर्फ इस सेंस में कह सकता हूँ कि ये एक ही केस है। कि अब देखो सेल तो एक ही था ना, ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से भी एक सेल निकला, इसमें से भी एक सेल निकला तो बाकी ये भी पीछे रह जाए। नहीं, अगर देखा जाए तो ये जो दीवार थी ये दोनों आपस में मिल गई थी सिंपल, यानी वो जो एक सेल था उसके दो बन गए। ये तरीकाकार है अगर आपको समझ आ गई हुई तो। बाकी और भी इसमें जो है रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं समवट, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस हैं, वो नेचर के अंदर बहुत रेयर होते हैं। अब मैं इसको ग्रोथ कह सकता हूँ।
अब मैं इसको रिप्रोडक्शन कह सकता हूँ। ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा अलग फैक्टर है, ये जो है एक्चुअली रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ उसने इसको इसलिए कहा है क्योंकि एक सेल ने अपना नंबर बढ़ाया, पहले एक सेल था ना तो उसने दो बना लिए, तो ये नंबर बढ़ा ना, इट्स मीनिंग कि ये ग्रोथ भी है उसकी, बहुत लंबी लंबी कॉलोनियाज बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से लेके पेरेंट सेल, यहाँ से लेके यहाँ इसके डॉटर सेल बनने तक, ये जो वक्त का दौरानिया है इसको मैं कहता हूँ जनरेशन टाइम। दिस इज़ जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये इसका जनरेशन टाइम है। तो जनरेशन टाइम लिखा हुआ है मैंने, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, उससे पहले कह रहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल वाल ग्रो इनवर्ड टू सेपरेट इनटू टू, ठीक है। अब छठे पॉइंट में कह रहा है कि सीक्वेंस इज रिपीटेड बाय ईच डॉटर सेल्स। अब ये जो सीक्वेंस है ये हर डॉटर सेल दोहराएगा। जब हर डॉटर सेल दोहराएगा ये सीक्वेंस तो हमारे पास नंबर्स बढ़ते जाएंगे, विच इन टर्न इंक्रीज नंबर, जिसके नतीजे में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। इस तरह जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करता है। तो जनरेशन टाइम, जी बेटा जी, अगर हम जनरेशन टाइम की बात करें तो जैसे मैंने कहा था इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल नेक्स्ट डिवीजन, कि ये वो वक्त का दौरानिया है जबकि ये वाला डॉटर सेल फिर आगे जाके जो है वो डिवीजन में हिस्सा ले, फिर डिवाइड हो जाए। अच्छा, उसके बाद है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब जो है ये एक ग्रोथ कर्व बनता है, ये ग्रोथ कर्व किस तरह बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेबॉर्ट्री के अंदर हमने क्या किया है कि यानी इसके चार जो फेजेज़ हैं वो डिटेक्ट किए हैं। यानी कल्चर मीडियम के अंदर जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, ये कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम के अंदर थोड़ा सा इसके लिए फूड खाना रख दिया जाता है और फिर इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया जाता है इसके ऊपर फिर। अच्छा जी, तो इसके हमें चार फेजेस नज़र आती हैं। पहले एक लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अब इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले जहाँ जो बैक्टीरिया मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कल्चर मीडियम के अंदर, यहाँ खाना ज़्यादा है और बैक्टीरिया थोड़े हैं। ये खाने को यूज़ करके इवन पहले जो है ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होंगे। कह रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट फेज आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। पहले की बात करें तो कह रहा है कि लॉग फेज, फेज़ ऑफ नो ग्रोथ, तो ये नो ग्रोथ फेज़ है, इसके अंदर बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं होती। बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर ग्रोथ, इसमें जस्ट वो अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेट्स सपोज ये पहला फेज़ है, इसमें वो सिर्फ ग्रोथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है लॉग फेज़, फेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ, तो यहाँ अब इनकी रैपिडली ग्रोथ होगी। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपेंशन रेट, तो एक्सपेंशन रेट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके बाद मैं आपको अगली डायग्राम दिखाऊं तो मेरे पास जगह कम में, लेट्स सपोज तो यहाँ फूड उतना ही है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, इनको लड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करना पड़ती है। पहले इन्होंने सिर्फ अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर किया और इनकी जो ग्रोथ है फिर बहुत ही रैपिडली होना शुरू हो जाती है। रैपिडली यानी इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरे फेज़ में कह रहा है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है, डेथ एंड रिप्रोडक्शन रेट इज़ इक्वल। अब देखो कि खाना तो यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा ना, यानी बैक्टीरिया ज़्यादा, अब कंपटीशन है, जिसको खाना मिल गया वो सर्वाइव करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, जिसको खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे बैक्टीरिया मरना भी शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया मरना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि डेथ एंड रिप्रोडक्शन रेट इज़ इक्वल, यानी जितने बैक्टीरिया नए बन रहे हैं उतने ही ज़्यादा वो मर भी रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि टोटल अब बैक्टीरिया हमारे पास थे 100, ठीक है। तो 100 में से 10 मर गए और 10 ही नए बने, तो ये इक्वल है रेट, मरने का और नए बनने का इक्वल, स्टेशनरी रेट हम इसको कहते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो कह रहा है कि डेथ एंड डिक्लाइन, ये क्या चीज़ है? बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग इन दिस स्टेज। तो इस स्टेज के अंदर कह रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया डाइंग इन दिस स्टेज, बैक्टीरिया इस स्टेज में मरना शुरू कर देते हैं टोटली। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ टोटली ओवरऑल जो खाना पड़ा था मीडियम के अंदर कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, और जितने बैक्टीरिया थे वो सारे ही डेड होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। ये सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? मरना शुरू हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसको हम लेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, लेट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। लेट स्टेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये आई थिंक सो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात जो है वो डिस्कस की थी कि जो इसका डेथ एंड डिक्लाइन फेज़ होता है उसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसको लेट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ भी कहते हैं। अच्छा जी, आप ज़रा देखें तो ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, ये एक्चुअली इसकी ग्रोथ है, इसमें अपना नंबर भी बढ़ा रहा है, तो इसको हम समवट कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन भी है। तो हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ हमने कर्व की बात की है, एक ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक के ऊपर। उस ग्राफ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची तो चलो मैं अगली स्लाइड में वो ग्राफ भी आपको बना देता हूँ। अदरवाइज सिंपल सा ग्राफ है, आपकी बुक में बना हुआ है। तो उसके दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सेस। तो यानी पहले बैक्टीरिया जो है बिल्कुल यूँ चलते हैं लॉग फेस, फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं लॉग फेस, रैपिडली उनकी ग्रोथ, फिर यूँ चलता है स्ट्रेट लाइन में स्टेशनरी, यानी एक नया बनना और मरने का रेट बराबर, फिर वो सडनली नीचे आना शुरू हो जाता है कर्व जो है, फिर उनकी डेथ या डिक्लाइन, उनका रेट, मरने का रेट शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ रिप्रोडक्शन के लिहाज से रहेगी ये कॉन्जुगेशन, वो देखते हैं।